नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम खास चर्चा करने वाले हैं आपके साथ कि देश में स्थितियां किस तेजी से बदल रही हैं। जी हां, ऐसा लग रहा है कि देश में लगभग 80 वर्ष पहले की सी स्थितियां बनने वाली हैं। कुछ ऐसे विषय इस समय देश के सामने आ रहे हैं जिनको लेकर हम कह सकते हैं कि जो स्थितियां भारत की 1940 से 50 के बीच में रही, जो स्थितियां विभाजन के समय रही, लगभग वैसी स्थितियां क्या फिर से बनने वाली हैं। दो घटनाएं मैं आपके सामने उनका जिक्र करूंगा जिनसे आप समझ सकते हैं कि चीज़ें किस प्रकार से बदलती हैं, राजनीति का तुष्टीकरण किस हद तक चीज़ों को प्रभावित करता है। पहली बात मैं आपके सामने करने वाला हूं महबूबा मुफ्ती, जी हां, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री। उसका एक बयान आता है और उस बयान में ऐसा बताया जा रहा है कि एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा अपने साथ तो 370-35 है और मसले कश्मीर हल करने की झंडे के बलबूते पे, बंदूक के बलबूते पे, लाशों को दबाने के बलबूते पे आप कश्मीर को साथ नहीं रख सकते। आप कश्मीर को साथ नहीं रख सकते। यहाँ बड़ी बड़ी ताकतें आई हैं, बड़े बड़े लोग उन्हें बंदूकें लाई हैं, मगर बंदूक के बलबूते पे अमेरिका को भी अफगानिस्तान पे राज नहीं कर सका, उसको निकलना पड़ा। और आज हमारे लोग जिनको गुस्सा आता है जब मैं कहती हूँ पाकिस्तान से बात करो, आज वो तालिबान से बात कर रहे हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं। उन्होंने गांव बसाया अरुणाचल प्रदेश में, उन्होंने लद्दाख में हमारी जमीन पर कब्जा किया और उनके साथ बात कर रहे हैं। मगर जब महबूबा मुफ्ती कहती है जम्मू में अमन लाने की खातिर, मसला कश्मीर हल करने की खातिर पाकिस्तान से बात करो, तो कहते हैं ये देशद्रोही है, ये एंटी नेशनल है। पता नहीं क्यों। उन्होंने कहा कि यदि भारत जम्मू कश्मीर को अपने साथ रखना चाहता है तो अनुच्छेद 370 की बहाली करना आवश्यक है। इतना ही नहीं, महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि हम गांधी के भारत में रहना चाहते हैं। हम नहीं रह सकते, हमें गांधी का हिंदुस्तान चाहिए, हमें नेहरू का हिंदुस्तान चाहिए, हमें अपनी शिनाख्त वापस चाहिए, हमें हिंदुस्तान के आईन ने जो हमको दिया था वो वापस चाहिए और सूद के समेत वापस चाहिए। गोडसे का हिंदुस्तान हमें मंजूर नहीं। तो वे क्या कहना चाहती हैं? क्या आज का भारत गोडसे का हिंदुस्तान है? वे क्या कहना चाहती हैं? आज क्या गांधी के आदर्शों को भुला दिया गया है? और कब से भुला दिया गया है? महत्वपूर्ण यह नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि जम्मू कश्मीर को राष्ट्र की मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए जब से अनुच्छेद 370 और 35A को निष्प्रभावी किया गया, तब से जम्मू कश्मीर में उथल पुथल मची हुई है। महबूबा मुफ्ती यही नहीं रुकती हैं, वे कहती हैं कि हम भारत में रहने का अपना फैसला वापस ले लेंगे यदि अनुच्छेद 370 को वापस पुनः बहाल नहीं किया जाता है। तो सीधे सीधे धमकी दी जा रही है। और इतना ही नहीं, इसके साथ में उन्होंने यह भी कहा कि जिस प्रकार से अफगानिस्तान में अपनी ताकत के बूते पर, अपने अस्त्र शस्त्र और सेना के बूते पर अमेरिका कई वर्षों से वहाँ जमा हुआ था, लेकिन उस अमेरिका को भी वापस जाना पड़ा, तो ताकत के दम पर कोई किसी को रख नहीं सकता है। इस संदर्भ में यह भी कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से अमेरिका अफगानिस्तान में था उसकी तो महबूबा मुफ्ती ने आलोचना की ही, लेकिन साथ ही तालिबानियों द्वारा जिस प्रकार से सत्ता हासिल की गई है उसको भी अप्रत्यक्ष रूप से महबूबा मुफ्ती ने समर्थन दिया है। वो महबूबा मुफ्ती क्या भूल जाती हैं कि तालिबान के आने के बाद जिस प्रकार से चीज़ें बदल रही हैं, या अतीत में भी तालिबान का जब शासन रहा अफगानिस्तान की क्या स्थिति हो गई। क्या तालिबान के शासन में महबूबा मुफ्ती इस प्रकार से अपने विचार व्यक्त कर सकती हैं? वहाँ न्यूज़ चैनल्स पर भी काम करने वाली महिलाओं को घर में बैठा दिया गया है। महबूबा मुफ्ती को ध्यान नहीं है कि वहाँ महिलाओं पर किस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं, किस तालिबान का पक्ष ले रही हैं।
ये एक वानगी थी, लेकिन दूसरी बात और जो मैं कह रहा हूं कि देश में 80 वर्ष पुरानी स्थितियां लगभग वैसी बनने के कगार पर तो नहीं है। दूसरी बात यह है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय ने समय समय पर समान नागरिक संहिता के विषय में सरकार को दिशा निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार के एक मामले में उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपनी कोई प्रतिक्रिया दी। उस प्रतिक्रिया के विरोध में कहिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक सम्मेलन होता है। उस सम्मेलन के समापन पर एक प्रस्ताव पारित किया जाता है जिसमें समान नागरिक संहिता को सिरे से खारिज किया जाता है। यह अधूरी बात है। पूरी बात यह है कि केवल समान नागरिक संहिता के मसौदे को, उस विषय को खारिज करने के बाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है कि भारत में ईश निंदा का कानून बनना चाहिए। आखिर ईश निंदा के कानून के पीछे क्या मंतव्य है? क्या है ईश निंदा का कानून? आपको ध्यान होगा सोमालिया, सऊदी अरब, नाइजीरिया, पाकिस्तान जैसे अनेक देशों में ईश निंदा का कानून बना हुआ है। कुछ देशों में ईश निंदा के कानून में मृत्युदंड का प्रावधान दिया गया है। अधिकांश मुस्लिम देशों में जिनमें यह ईश निंदा का कानून लागू है और जहां मृत्युदंड की बात कही गई है, वहां सामान्यतया गैर मुस्लिम लोग जो हैं उनके द्वारा यदि इस प्रकार का कोई कृत्य किया जाता है तो उनको मृत्युदंड दिया जाता है। लेकिन केवल ऐसा नहीं है कि मुस्लिम देशों में ही ईश निंदा का कानून लागू है, अनेक ईसाई देशों में भी यह कानून है और वहाँ भी यदि कोई व्यक्ति ईश निंदा करता है, वहाँ ईसा मसीह के विषय में, बाइबल के विषय में यदि कोई व्यक्ति गलत बात कहता है तो उसे कठोर कारावास और आर्थिक दंड दिया जाता है। यही बात मुस्लिम देशों में है कि यदि कोई पैगंबर मोहम्मद के संदर्भ में, कुरान के संदर्भ में कोई गलत बात कहता है तो उसे मृत्युदंड तक का प्रावधान है। लेकिन हिंदुस्तान में आप कल्पना कीजिए, जहां मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना की बात की जाती है, जहां चारवाक जैसे व्यक्ति को भी, जिनका अपना एक अलग विचार था, उनको भी महर्षि की संज्ञा दी जाती है, वहां ईश निंदा कानून की बात आखिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है, तो फिर क्या स्थितियां बनेंगी? केवल एक तरफा कानून बनेगा? किस प्रकार के कानून की मांग हो रही है? यहाँ हिंदू समाज के आराध्य देव जो हैं उन पर तो दिन प्रतिदिन अनेक प्रकार के आघात किए जा रहे हैं। राम हुए या नहीं हुए, यह विषय भी सुप्रीम कोर्ट में गया और कांग्रेस की सरकार ने जिस समय हलफनामा दिया कि राम तो काल्पनिक पात्र हैं, क्या इस प्रकार के विषय भी ईश निंदा में शामिल किए जाएंगे? लेकिन असल बात यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस प्रकार से समान नागरिक संहिता को सिरे से खारिज करके ईश निंदा कानून बनाने की जो पुरजोर मांग की है, क्या इस प्रकार की मांगे अलग अलग प्रकार की कल को शरिया के कानून लागू करने की मांग आपके सामने आ सकती है? और पिछले दिनों जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने किसान आंदोलन के दबाव में जो कृषि कानून वापस लिए हैं, उसके बाद भी एक वर्ग जो है वो बहुत उत्साहित है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि एक हमें नया रास्ता मिल गया है अपनी मांगे मनवाने का। आप देखते जाइए किस किस प्रकार की मांगे आती हैं। आखिर देश का जब बंटवारा हुआ तो किस आधार पर हुआ? उस समय लोगों के मन में क्या बातें थी? इसी प्रकार से अब जो ये बात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है, ईश निंदा कानून लाने की बात कर रहा है, हिंदुस्तान में जिस प्रकार से अलग तरह के कानूनों की मांग होने लगी है, वहीं दूसरी ओर महबूबा मुफ्ती के बयान को याद कीजिए। इन दोनों घटनाओं को मिलाकर यदि आप एक साथ देखेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं क्या कोई नई अलग तरह की कोई खिचड़ी पक रही है, क्या कुछ चल रहा है देश के भीतर। एक बात यह जरूर कह सकते हैं कि पिछले 6-7 वर्षों में देश में आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है। कुछ बड़ी घटनाएं अवश्य हुई हैं, लेकिन जिस प्रकार से पहले आए दिन दंगे होते रहते थे, जगह जगह बम विस्फोट होते रहते थे, उनमें कुछ कमी अवश्य आई है। लेकिन फिर भी अलग अलग तरह के अलगाववादी बयान जो आने लगे हैं, इसको लेकर क्या कुछ स्थितियां बन रही हैं। याद कीजिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। मोहम्मद अली जिन्ना क्या कर रहे थे? मोहम्मद अली जिन्ना उस समय मुस्लिम लीग का प्रभाव बढ़ाने में लगे हुए थे। उनके दिमाग में कुछ अलग बातें चल रही थी और उसकी परिणति 1947 में हमने देखी, भारत का जो विभाजन हुआ उसको लेकर।
तो अब जब महबूबा मुफ्ती खुलेआम यह कह रही है कि 370 नहीं तो हम भारत के साथ नहीं, तो आखिर क्या वे पाकिस्तान के साथ जाना चाहती हैं? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ईश निंदा कानून लाने की बात करता है, समान नागरिक संहिता को सिरे से खारिज करने की बात करता है, तो क्या इसको लेकर भी कोई आंदोलन की रणनीति बनने वाली है? बहरहाल देखते जाइए आगे और किस किस प्रकार की मांगे आती हैं। व्यक्तिगत कानूनों की बात जिस प्रकार से आती है उनको लेकर भी देखना है। दूसरी तरफ देश में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की मांग हो रही है। एक तरफ जनसंख्या असंतुलन की बात हो रही है, दूसरी तरफ समान नागरिक संहिता को खारिज करने की बात हो रही है, तीसरी तरफ महबूबा मुफ्ती अपना एक अलग सुर छेड़ रही हैं। इस सारे विषय पर आपका क्या कहना है? अपने विचारों से हमें अवश्य अवगत करवाइए। और यदि आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। और यदि आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी एक नए विषय के साथ, नए विचार के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। नमस्कार।